हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के लिए जो आपका नया सब्जेक्ट है वीएसी यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्स। इसमें आपके पास एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए, इस सब्जेक्ट को मैं आपको हिंदी में कराने वाला हूँ क्योंकि इंग्लिश में ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं वीडियो, अगर आप हिंदी के हो तो आप इस वीडियो को देखिए। इसमें जो आपकी पहली यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान एंड इंट्रोडक्शन यानी कि एक परिचय, भारत के संविधान का एक परिचय हम इसमें देखने वाले हैं। ये वीडियो SOL DU NC वेब और ETC यानी कि अदर यूनिवर्सिटी, चाहे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पे भी ये सिलेबस हो, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी मतलब आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये इंग्लिश में ऑलरेडी हमने कराया हुआ है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप इसी वीडियो को देखिए, ठीक है। देखिए, एक बार सिलेबस देख लीजिए। इसमें आपकी टोटल 3 यूनिट है। आज की इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें ये कुछ टॉपिक दे रखे हैं। इन सभी टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये पूरा वीडियो कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है कि अगर आप चाहते हैं इस वीडियो लेक्चर की PDF, तो आप PDF को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जाना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से। वहाँ पे आप PDF डाल दी जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आपका टॉपिक यही रहेगा कि भारत का संविधान जो है उसका एक परिचय देखेंगे, यानी उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है वो एक सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है, ठीक है। बाद में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के फीचर, उसकी विशेषताओं को। तो देखिए, संविधान जो होता है वो एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है, ठीक है। उसमें सारे रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो लिखे होते हैं, यानी इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की जो शक्तियां होती हैं, शक्तियों का विभाजन, सरकार के अधिकार, नागरिकों के अधिकार, ठीक है, सब कुछ इसमें काफी विस्तार से लिखा होता है। तो ये होता है संविधान। संविधान जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, लिखित और अलिखित दोनों हो सकते हैं। तो भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया में भारत से बड़ा संविधान किसी का नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान है भारत का। देश में सभी को संविधान के दायरे में रहना होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आम इंसान हो, कोई उद्योगपति हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, सभी को संविधान के दायरे में रहना होता है, ठीक है। अगर कोई संविधान के दायरे में नहीं रहता, उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसे में उसको क्या मिलेगी? उसको सजा मिलेगी, ठीक है। अगर कोई भी संविधान का उल्लंघन करेगा तो बदले में उसको सजा मिलेगी। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत का जो संविधान है वो हमारी संविधान सभा ने बनाया है, ठीक है। हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि आप मान सकते हो कि अप्रोक्स 3 साल, ठीक है, लगभग लगभग 3 साल का समय लगा है। और हमारा संविधान जो था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम यहाँ पे संविधान की विशेषता की, यानी क्या इसकी विशेषता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखित, ये इसकी पहली विशेषता है, ठीक है। भारतीय संविधान जो है, इसके अगर हम मूल संविधान की बात करें, यानी जो ओरिजिनल संविधान जब बना था, तो इसमें आर्टिकल जो थे वो 395 थे, यानी 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। ये संविधान जो था 22 भागों में, यानी 22 पार्ट्स में डिवाइड था, विभाजित था। लेकिन वर्तमान में देखें तो ये 25 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स इसमें और जुड़ गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मूल संविधान की, और ये जो नई चीजें जुड़ती गई हैं तो यहाँ पे बदल गया है, ठीक है। यानी कि शुरू में जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में देखें तो उसमें 25 भाग हैं। याद होना चाहिए बिल्कुल। संविधान जब स्टार्टिंग में था, यानी ओरिजिनल संविधान था, मूल संविधान था, उसमें 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स दिए हुए थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 12 शेड्यूल्स हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है दुनिया का सफलतम संविधान। देखिए, कुछ देश ऐसे हैं दुनिया के जहाँ का संविधान जो है वो सफल नहीं हुआ। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ नेपाल का। नेपाल एक ऐसा देश है जिसने 4 से 5 बार अपना संविधान बना लिया, संविधान को बदल लिया, लेकिन उसका संविधान जो है वो पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। लेकिन अगर हम इसी की तुलना करें भारतीय संविधान से, तो भारतीय संविधान जो है वो दुनिया के सफलतम संविधान में भारतीय संविधान का नाम आता है।
और इसमें आवश्यकता पड़ने पे संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, कोई सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज तक इसको बदलने की जरूरत जो है, आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ी है। जब से इसका निर्माण हुआ है ये सफल तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे सफलतम संविधान में भारतीय संविधान आता है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है ना अधिक कठोर और ना ही लचीला। भारतीय संविधान जो है वो ना तो इतना कठोर है कि इसमें कोई परिवर्तन ही ना कर सके, कोई संशोधन ना कर सके, कोई अमेंडमेंट ना कर सके, इतना कठोर नहीं है। और ना ही इतना लचीला है कि आसानी से कोई भी संविधान में संशोधन कर दें, कोई अमेंडमेंट कर दें, कोई चीज को बदल दें, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान की एक यूनिक, आप कह सकते हो, एक मतलब विशिष्ट विशेषता है जो इसको श्रेष्ठ बनाती है, बेहतर बनाती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विकास के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, तो भारतीय संविधान भी ऐसे कुछ मौलिक अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों को प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमें विकास के लिए सहायक होते हैं। ये लोगों के विकास के लिए आवश्यक है। भारत का जो संविधान है इसके भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि देखो इस तरीके से हैं, जैसे कि समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है सभी को, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक अधिकार मिला है यानी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, कोई किसी भी धर्म का हो अपने धार्मिक जो पूजा पाठ है वो कर सकता है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार मिले हुए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है। ये जितने भी हैं ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसी में देखिए बच्चे, एक और अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार होता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को ये सब चीज़ें पहले से पता होगी, क्योंकि आप क्लास 11th में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी है। लेकिन अगर आप भूल गए हो, आपने काफ़ी समय से नहीं पढ़ा, तो आप ये पॉइंट बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि भारत जो देश है, यहाँ पे जो रहने वाले नागरिक हैं, इसमें जिनकी आयु यानी जिनकी एज 18 प्लस हो चुकी है, 18 वर्ष के जो हो चुके हैं, वो मतदान कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को, जो भी उनका नेता है उसको चुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि सार्वभौमिक है यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो भारत का नागरिक है और अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुका है तो वो एलिजिबल हो जाता है मतदान करने के लिए, ठीक है, वोट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले जो मतदान की आयु होती थी वो 18 नहीं होती थी, बल्कि ज़्यादा होती थी। तो आपको मुझे ये बताना है कमेंट में कि आप मुझे ये बताइए कि कब, मतलब ये जो मतदान की आयु है कब घटाकर 18 वर्ष की गई थी और कौन से संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था, आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। वो ईयर भी बताना है और कौन सा संविधान संशोधन था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आपको अपना नाम भी लिखना है कमेंट में, ताकि जब मैं कमेंट देखूंगा ताकि मुझे पता लग पाए कि कौन सा स्टूडेंट है, किस नाम का है, जो वीडियो को देख रहा है। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आप जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन व्यवस्था। आपको पता है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है, ठीक है। भारत में हमारे संविधान के अनुसार संसदीय शासन व्यवस्था है, हमारी एक संसद है, और जो कि संसद में ही हमारे कानून का निर्माण होता है, ठीक है, वहीं से वो कानून बनाए जाते हैं। हमारी संसद जो है इसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल नागरिकता, यानी हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे आप बिहार में रहते हो, चाहे आप यूपी में रहते हो, चाहे आप पंजाब में रहते हो, चाहे आप कश्मीर में रहते हो, ठीक है, चाहे आप तमिलनाडु में रहते हो, आप किसी भी भारत के स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, आपकी जो नागरिकता होगी, आपकी जो सिटीजनशिप होगी वो होगी इंडियन, यानी आप भारतीय कहलाओगे, ठीक है। ये हमारी सिंगल नागरिकता वाला प्रावधान है जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि कुछ देश ऐसे हैं, जैसे यूएसए आप पढ़ते हो, यूके पढ़ते हो, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है, डबल नागरिकता। लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी राज्य में रहो, आप केवल और केवल इंडियन ही रहोगे, यानी भारतीय रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारत जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश है।
भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो ऐड किए गए हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब ये शब्द जो है उसमें जोड़े गए थे। ठीक है, ये पहले से मूल संविधान में आपको नहीं मिलेंगे। समाजवादी विचारधारा के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सारे प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि आप देखोगे कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योग वगैरह जो हैं वो किस सरकारी हाथ में होते हैं, कुछ निजी हाथों में दिए गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर सरकार ने जो भारी उद्योग हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, और ताकि जो वितरण प्रणाली है वो सही तरीके से सुचारू रूप से हो सके। नेक्स्ट है लोकतंत्र। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या आप मान सकते हो, क्योंकि भारत वैसे जनसंख्या में सबसे आगे चाइना है, बट चाइना जो है एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, याद रखना। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और इसकी जनसंख्या लोकतंत्र के रूप में देखें तो सबसे बड़ी है। और भारत दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। भारत के आदर्शों और मूल्यों में सदैव लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था रही है। जब आपको पता हो कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और जब देश आज़ाद होने वाला था, तो सबके मन में ये बात पहले से डिसाइड थी, हमारे जो भी नेता थे, कि भारत को हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाएंगे, एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे लोकतंत्र के प्रति सदैव एक गहरी आस्था रही है। भारत में जनता जो है वो मतदान करके अपने कैंडिडेट को चुनती है। पूरा लोकतांत्रिक उसको अधिकार मिला हुआ है, मतदान का अधिकार मिला हुआ है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेक्स्ट है कानून का शासन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कानून का शासन है। ठीक है, संविधान जो है सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है, और संविधान के दायरे में ही सबको रहना है, कानून के दायरे में ही रहना है। कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको सजा हो जाएगी। ये सारी चीजें हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन। आपको पता है भारत में संघवाद वाली व्यवस्था है, यानी भारत में दो तरह की सरकार आपको देखने को मिलती है। मेनली एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है। एक तीसरे लेवल पे भी आपको दिखता है शासन, जो कि स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शक्तियों का विभाजन जो है वो क्लियर कर रखा है, यानी केंद्र की सरकार को क्या शक्तियां हैं, राज्य की सरकार को क्या शक्तियां हैं। संघवाद के नियम के तहत ये सब कुछ पहले से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सरकार के अधिकार जो हैं वो सब कुछ पहले से विभाजित हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के प्रावधान हैं जिसके तहत सरकारों के अधिकार क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, संघ सूची में क्या होता है आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। संघ सूची में क्या होता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसपे केवल केंद्र की सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है, केंद्र की सरकार ही केवल कानून बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य की सरकार जो है वो कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद हो जाता है तो उसमें जो केंद्र का कानून होता है वही माना जाता है। तो ये व्यवस्था पहले से ही भारत में है। स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे एक पूरा जो न्यायिक सिस्टम है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो कि जनता को न्याय दिलाने का काम करती है, और विभिन्न जो विवाद हो जाएं, चाहे वो सरकार के बीच में विवाद हो जाए या जनता के बीच में विवाद हो जाए, उसको सुलझाने का कार्य भी हमारी न्यायपालिका करती है। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी अदालत है, और इसके फैसले जो होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, यानी सभी को मान्य होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। संविधान के तहत ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। फिर है धर्मनिरपेक्ष। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सभी तरह के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में इनके बीच में विवाद भी हो सकता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान को सेकुलर बनाया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, सरकार जो होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी, और सभी धर्मों को यहाँ पे समान माना जाएगा। सभी को उनकी धार्मिक आस्था और विश्वास रखने की उनको आज़ादी है। सभी अपने धार्मिक जो प्रथाएं हैं उसको मान सकते हैं, उनका जो कल्चर है, उसकी संस्कृति है, उसको मान सकते हैं। अपने धार्मिक त्योहार, पर्व जो भी उनको मना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर करा हुआ है। सर्वधर्म समभाव, ये भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सर्वधर्म समभाव की बात करें तो ये हिंदू धर्म की एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार के धर्म है, और सभी धर्मों के मार्ग हो सकता है अलग अलग हो, तरीके अलग अलग हो, लेकिन सबका जो गंतव्य है वो एक ही होता है, यानी डेस्टिनेशन सबका एक ही होता है। ये माना जाता है इस विचारधारा में। और ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये वेदों में दिया हुआ है, यानी वेदों से आया है। तो इसको रामकृष्ण परमहंस भी और स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी, ये सभी जो थे इन्होंने इसको अपनाया था। ठीक है, इन्होंने इसका उपयोग पहली बार गांधी जी जो थे इन्होंने इसका उपयोग पहली बार 1930 में किया था, हिंदू और मुसलमानों में एकता जगाने के लिए, ताकि मिलकर ये क्या करें, ब्रिटिश राज का अंत कर दें। भारत जो है वो भारतीय पंथ निरपेक्षता, ठीक है, के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, और जिसमें धर्म को सरकार एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग ना करके सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देने का प्रयास करती है। यानी कि जो भारतीय सरकार होगी वो सभी धर्मों को समान मानेगी, सभी को समान रूप से महत्व देगी। ठीक है, किसी एक पे फोकस नहीं रहेगा। तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है संविधान में। तो यहाँ पे देखिए आपके जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक थे, मेनली आपको सारे टॉपिक मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो जितना मैंने आपको बताया टू द पॉइंट बताया है। अब मैं चाहता तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बड़ा कर सकता था वीडियो को, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी। आप यहाँ से देखिए पूरा समरी एक तरह से समराइज कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। अगर आप इससे भी ज़्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप गूगल वगैरह पे या अपनी बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। लेकिन आपको मेन आपको जो भी सिलेबस में है सब कुछ पढ़ा के ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।